औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है पाकिस्तान अफेयर की सीरीज़ एपिसोड नंबर 5 के ऊपर है। इससे पहले एपिसोड नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4 4 एपिसोड्स मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग उनको देख के हेल्प आउट ले सकती हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो एपिसोड नंबर 5 के ऊपर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर सईद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट। हम लोगों ने सोशल रिफॉर्मर्स स्टार्टअप लिया हुआ था, उसका आज लास्ट रिफॉर्मर है हमारे पास। इससे पहले 3 रिफॉर्मर्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आज के जो हमारे रिफॉर्मर्स हैं वो सर सईद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट। जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि रिफॉर्मर्स के ऊपर कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने उसको वेटेज देने के लिए कोई भी फेमस पर्सनालिटी है उसको कोट कर लेना या फिर किसी राइटर को कोट कर लेना जिन्होंने उस पर्सनालिटी के बारे में कोई अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स मतलब रेफर किए हों या पॉजिटिव वर्ड अपनी बुक में बताए हों। तो यहाँ पे मैंने हफीज़ मलिक के जो वर्ड्स हैं सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड वो मैंने यहाँ पे कोट कर दिया और उसके बाद मैंने जवाहरलाल नेहरू के जो वर्ड्स थे फॉर सर सैयद अहमद खान उसको मैंने यहाँ पे कोट कर दिया। आप खुद देखेंगे जब आप किसी पर्सनैलिटी को या किसी ऑथर के वर्ड्स को कोट करेंगे तो उससे आपके क्वेश्चन की वेटेज बहुत अच्छी आती है। एग्जामिनर को पता लग जाता है कि इसने सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड या किसी और टॉपिक के ऊपर हम लिखेंगे तो एग्जामिनर को चेकर को पता लग जाता है कि इसने डिफरेंट बुक्स पढ़ के जो आगे मटेरियल भी लिखा होगा वो भी सारा डिफरेंट बुक्स से लिया होगा। तो यहाँ से जो होता है आपके क्वेश्चन को वेटेज मिलती है। नोट लिखने के बाद जो आपकी मेन हेडिंग होगी वो होगी आपकी इंट्रोडक्शन। आपको पता है कि CSS और PMS में कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए एक्सेप्ट कुछ सब्जेक्ट्स आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मेन अपना रखना होता है। ये आपकी स्टार्टअप और एंड वाली जो है हेडिंग मेन होती है इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने का भी तरीका होता है, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जितना स्ट्रांग होगा आपके क्वेश्चन में उतने ही चांस होते हैं पॉजिटिव मार्क्स के। तो इंट्रोडक्शन में हम चले जाएंगे, लेकिन जब भी रिफॉर्मर्स का इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे तो रिफॉर्मर्स के इंट्रोडक्शन में आपको पता है कि इनकी हिस्ट्री भी लिखनी होती है, हमने थोड़ा बैकग्राउंड भी लिखेंगे। तो आपने कोशिश करनी है 5 to 6 लाइंस में मैक्सिमम आपने इनकी बर्थ डेट, कहाँ पे पैदा हुए, इन्होंने अर्ली एजुकेशन कहाँ से ली, वो सारा कुछ आपने लिखना है। उसके बाद आपने अपनी इंट्रोडक्शन जैसे मेन लिखते हैं कि इंट्रोडक्शन में आपको पता है समरी लिखते होते हैं अपनी जो क्वेश्चन की मेन बॉडी होती है। तो आपने इंट्रोडक्शन में बाकी लाइंस में 7 to 8 लाइंस में अपनी समरी लिखनी है। 1 पेज का आपको इंट्रोडक्शन होगा तो एनफ है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन का स्टार्ट लेते हैं। सर सैयद अहमद खान के इंट्रोडक्शन 1817 में पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए। अर्ली एजुकेशन अपने ग्रैंडफादर से ली। इनके ग्रैंडफादर का नाम था ख्वाजा फरीदुद्दीन। तो इन्होंने अर्ली एजुकेशन जिसमें ली वो होली कुरान, अरबिक और पर्शियन। इसके अलावा इन्होंने हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, मैथ्स भी पढ़ी हुई है और साइंस भी, इनमें भी इन्होंने एजुकेशन ली हुई है। 1838 में इनके फादर की डेथ होगी। तो अपने फादर की वफात के 1 साल के बाद 1839 में इनको जॉब मिली थी एज अ क्लर्क। उसके बाद जल्द ही ये इनकी जो जॉब थी वो इन्होंने मतलब हाई पोस्ट हासिल कर ली थी। 1841 में मुंसिफ होते सब जज। 1846 में इनके बड़े जो भाई थे उनकी भी डेथ हो गई थी और अपने बड़े भाई की डेथ के बाद इनको फिर पोजीशन मिली थी, अपनी मतलब पोस्ट इनकी हाई रैंक में चली गई थी और उसको चीफ जज बना दिया गया था 1846 में। और उसी ड्यूरेशन में इन्होंने बुक लिखी थी असरार सनद 1847 में, उसी ड्यूरेशन में इन्होंने लिखी थी। अब ये बुक क्या है, किससे रिलेटेड है, ये आगे हम पढ़ेंगे जब हम इनकी लिटरेरी सर्विसेज पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको इस बुक के बारे में बताऊँगी। उसके बाद 1855 पे हम चले जाते हैं कि इनको बिजनौर में इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वहाँ पे इन्होंने बुक लिखी की थी हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। वहीं पे इन्होंने एन ए अकबरी भी लिखी थी। 1857 में 20 साल इन्होंने जुडिशल सर्विसेज में स्पेंड किए थे और 1857 में जब इनको बिजनौर में पोस्ट किया गया था और उसके बाद जब वॉर ब्रोकआउट हुई थी 1857 में, तो उस ड्यूरेशन में सर सैयद अहमद खान ने बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर जो थे और जो औरतें थी और बच्चे थे उनको मतलब उनकी जान बचाई थी। अपनी जान दाव पे लगा के मतलब अपनी जान को रिस्क में डाल के इन्होंने उनकी जान बचाई थी। और उनकी जी सर्विसेज को देख के बाद में गवर्नमेंट ने उनको कहा कि वो आके मतलब गवर्न करें, गवर्नमेंट सर्विसेज में आ जाए, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को रिफ्यूज़ किया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ मुस्लिम्स को सर्व करेंगे। और द नेक्स्ट मेन हेडिंग जो होगी हमारी वो होगी कंडीशंस ऑफ मुस्लिम्स आफ्टर 1857। 1857 के बाद कौन सी ऐसी कंडीशंस बनी थी कि मुसलमानों को ज़रूरत पड़ गई थी सर सैयद अहमद खान की। अच्छा,
वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई 1857 में। उसके बाद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद मुसलमान जो थे वो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए टारगेट बन गए थे, रिवेंज हासिल करने, रिवेंज लेने का टारगेट बन गए थे। और हिंदुओं को भी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि वो ब्रिटिश को ये यकीन दहानी करा रहे थे कि मुसलमान जो है ये आपके ब्रिटिश रूल के लिए एक ख़तरा है। तो जब ये देखा गया तो इन तमाम वजूहात की वजह से मुसलमान जो थे वो अपनी एक पहचान खो रहे थे और उनकी एक ख़तरे में उनकी पहचान चली गई थी और वो खोते जा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। जब ये टाइम ड्यूरेशन आई है, जब ये टाइम देखा गया तो जो सर सैयद अहमद ख़ान थे वो फर्स्ट लीडर थे टू कम फॉरवर्ड एंड ट्राई टू रेस्क्यू द नेशनल प्राइड ऑफ द मुस्लिम। और इस ड्यूरेशन में मुसलमानों को वापस उनका इक़्तिदार हासिल करवाने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने वापस आए और उन्होंने आके अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की। पॉलिटिकल कंडीशन, इकॉनमी कंडीशन, सोशल और एजुकेशनल कंडीशन देख लेते हैं कि उस टाइम पे इन डायमेंशंस के अंदर क्या क्या हो रहा था, जिस वजह से मुसलमानों की हालात जो थे, वो कंडीशन जो थी वो डार्क इरा की तरफ जाने लग गई थी। पॉलिटिकल कंडीशन में हम कहते हैं, हमने ये देखा कि जब डेथ हुई औरंगज़ेब की, सुल्तान टीपू की और बहादुर शाह जफ़र की जब डेथ हुई थी, उसके बाद मुसलमानों का मेन जवाल का पीरियड स्टार्ट हो गया था और मुसलमान जो थे, मुस्लिम जो थे, सब कॉन्टिनेंट में एक डार्कनेस की तरफ जाने लग गए थे। इकॉनमिक कंडीशन में अगर हम देखें, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा इनएक्सप्रेसिबल मिसाइल्स को फेस किया। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट। सोशल कंडीशन में अगर हम देखें तो उनको हर तरफ से, हर साइड से उनको रिजेक्शन मिल रही थी। और उसके अलावा जो मॉडर्न एजुकेशन थी, इंग्लिश कंपल्सरी जो इन्होंने कर दी थी, उसके अंदर भी मुसलमानों के जो स्टूडेंट्स थे, मुसलमान स्टूडेंट्स थे, उनको बहुत कम, बहुत माइनर नंबर्स में लिया जाता था, या तो उनको एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन नहीं देना अलाउ नहीं कर रहे थे। तो सोशल कंडीशन में इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एजुकेशन कंडीशन में भी ये था, अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था स्कूल्स में, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर दिया था। उसके अलावा 17 मुस्लिम्स को अलाउ किया जाता था आउट ऑफ 525%। अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर 525 ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उसके अंदर से 17 मुसलमान होते थे। तो इतना ज़्यादा गैप की वजह से भी उनकी इकॉनमिक कंडीशन, एजुकेशनल कंडीशन जो थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरे में और बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में जा रही थी। उसके बाद जब सर सैयद अहमद ख़ान ने हर डायमेंशन में मुसलमानों के हालात देखे कि वो जवाल में जा रहे हैं, डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने आके अलीगढ़ मूवमेंट, सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की। सर सैयद अहमद ख़ान की एक ही ख्वाहिश थी कि वो मुसलमानों को एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में सोसाइटी में देख सके और उन्होंने इसलिए डिसाइड किया कि वो मुसलमानों को हर डायमेंशन के लिए गाइड करेंगे। पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने ऑब्जर्व किया कि मुसलमानों की जो आज ये कंडीशन हुई है वो उनकी मेन रीज़न जो है वो उनकी कंजर्वेटिव एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स ब्रिटिश, इस वजह से हुई है। तो सबसे पहले इन्होंने मुसलमानों को इस चीज़ की एडवाइस की कि वो अपने जो कंजर्वेटिव एटीट्यूड है उसको थोड़ा चेंज करें, अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करें। और उसके बाद जो सेकंड इन्होंने मेन काम किया कि उन्होंने जो मिसअंडरस्टैंडिंग थिंग बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम्स, उसको ख़त्म करने की, उसको रिजॉल्व करने की भी कोशिश की। इन्होंने ब्रिटिश को जाके मतलब ये बताया कि भाई आप लोगों के जो ये वॉर की जो पीछे वजूहात थी वो सिर्फ मुसलमान नहीं थे, हिंदू भी प्रॉपर शामिल थे उसके अंदर। उसके अलावा इन्होंने मुसलमानों को इस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा किया कि वो इंग्लिश एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि आज अब मॉडर्न एजुकेशन उन्होंने इंग्लिश में कर दिया। जब तक इंग्लिश एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे तब तक इनको जॉब कोटा, एजुकेशन सर्विस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ नहीं वो मतलब अलाउ नहीं हो पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपने आप को तरक्की की राह में लेके जाने के लिए इन्होंने मुसलमानों को कहा कि वो इंग्लिश एजुकेशन भी हासिल करने पे पूरा जोर दें और पॉलिटिक्स से उनको दूर रखा कि फ़िलहाल पॉलिटिक्स से दूर रहा जाए। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे अलीगढ़ मूवमेंट के। अलीगढ़ मूवमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव जो मेन थे, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड मुस्लिम्स और गवर्नमेंट के दरमियान में कॉन्फिडेंस, और उनके दरमियान में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उनको ख़त्म करने के बारे में बात का जो इनका मेन मकसद था अलीगढ़ मूवमेंट का वो था। सेकेंड पे टू परसुएड द मुस्लिम्स टू एक्वायर नॉलेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, वही इंग्लिश लैंग्वेज पे कि उनको एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी चाहिए। थर्ड पे टू होल्ड बैक द मुस्लिम्स फ्रॉम द पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए फिलहाल मुसलमानों को। अब हम देख लेते हैं कि एजुकेशनल, पॉलिटिकल, सोशल, लिटरेरी सारी सर्विसेज को देखेंगे सर सैयद अहमद ख़ान की अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर कि कौन कौन से ऐसे काम किए जिस वजह से मुसलमान जो थे वो डार्कनेस की तरफ जो जा रहे थे वहाँ से वो एक मतलब ब्राइट साइड की तरफ आने लग गए। तो सबसे पहले हम एजुकेशनल सर्विसेज ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट देखेंगे। तो सर सैयद अहमद ख़ान हमेशा से चाहते थे कि मुसलमान जो है वो एजुकेशन में अपने आप को
मतलब इतनी एजुकेशन, इतनी मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें कि वो मॉडर्न एडवांसमेंट की तरफ जा सकें। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को ये ओपिनियन दिया कि वो प्रेजेंट कंडीशन में जो चल रही है, जो जिस तरीके के मुसलमानों की, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इंग्लिश एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन को हासिल करें। जब तक इन चीज़ों को वो हासिल नहीं करेंगे, वो जो मॉडर्न एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं उस तरफ वो नहीं जा सकेंगे। तो उन्होंने इसलिए उनको कहा कि वो आके इंग्लिश एजुकेशन हासिल करना स्टार्ट। ऑफ एजुकेशन की वजह से मुसलमान जो थे वो हिंदुओं की मतलब इतनी नहीं थी, उनकी पोजीशन, मुसलमानों की इतनी पोजीशन नहीं थी, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं थी कि वो हिंदुओं के साथ आके कम्पीट कर सकें, क्योंकि हिंदू जो थे वो ज़ाहिरी बात है मॉडर्न एजुकेशन ले रहे थे, और मुसलमान जो थे वो बहुत ज़्यादा पीछे थे, लैक ऑफ एजुकेशन थी बहुत ज़्यादा, मॉडर्न एजुकेशन। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुसलमान जो हैं वो अपने ऑनर ऑफ नेशन और अपने आप को दोबारा ब्राइट साइड की तरफ, अपने आप को दोबारा तरक्की की तरफ तभी देख सकेंगे जब तक वो अपने आप को मॉडर्न एजुकेशन हासिल नहीं कर लें। और इसीलिए उन्होंने डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया ताकि मुसलमानों को प्रॉपर एक गाइडेंस मिल सके, प्रॉपर मुसलमानों को एक इंस्टीट्यूशन मिल सके जहाँ पे इनको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली मॉडर्न एजुकेशन दी जाए। तो डिफरेंट स्कूल्स उन्होंने एस्टेब्लिश किए, जिसमें सबसे पहले 1859 में मुरादाबाद में स्कूल बनाया जहाँ पे इनको पर्शियन और इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। फिर उन्होंने गाजीपुर में स्कूल बनाया, 1863 में उन्होंने गाजीपुर में एस्टेब्लिश किया। साइंटिफिक सोसाइटी भी बनाई गाजीपुर में 1864 में ही, जिसका मकसद ये था कि जितना भी काम, जितना भी वर्क है इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया जाए उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज में, ताकि जो मुसलमान हैं जिनको समझ फिलहाल नहीं आ रही इंग्लिश की, तो वो वहाँ से ईजीली समझ सके कि भाई मॉडर्न जो एडवांसमेंट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, मॉडर्न जो एजुकेशन है वो किस तरफ जा रही है, ताकि वो, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ समझेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा ना कि हम क्या करना चाह रहे हैं। कोई भी टॉपिक जैसे हमारे पास होता है, जब तक हम उस टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि टॉपिक क्या रहा है, चीज़ें चल कहाँ तक रही हैं, कहाँ तक चीज़ें पहुँच गई हैं। तो इसीलिए इन्होंने यही काम किया कि जो जितना भी इंग्लिश वर्क था उसको ट्रांसलेट करने के लिए इन्होंने सोसाइटी बनाई, जिसमें अंदर उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज में उस काम को ट्रांसलेट किया जाता था। फिर उसके बाद इन्होंने 1966 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूशन गज़ट इन्होंने पब्लिश किया, जिसका मकसद जो इंग्लिश और उर्दू दोनों में पब्लिश किया था। जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस जर्नल वाज टू कोर्स द सेंटिमेंट्स ऑफ गुडविल एंड फ्रेंडशिप अमंग द ब्रिटिश फॉर द मुस्लिम्स। उसके अलावा इन्होंने एमए स्कूल इन्होंने एस्टेब्लिश किया। 1875 में स्कूल था, 1877 में स्कूल से उसको कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया था, और इनकी डेथ के बाद 1920 में कॉलेज से उसको यूनिवर्सिटी में कर दिया गया था, तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई थी। उसके अलावा मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई 1866 में ही हुई थी। हमारे पास पॉलिटिकल सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट आ जाती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले बिहेवियर टूवर्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो ईयरली इनकी जो मीटिंग्स होती थी, लेकिन जब सर सैयद अहमद खान ने देखा कि इनकी जो मीटिंग्स है उसके अंदर जो मुसलमानों को तो बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, और सिर्फ हिंदुओं की प्रोग्रेस, उनके बारे में सिर्फ उनकी जो पॉजिटिव चीज़ें उनके बारे में सिर्फ बात की जाती है। तो इन्होंने जब ये चीज़ ऑब्जर्व की तो इन्होंने बट आफ्टर ऑब्जर्विंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंटरेस्ट, सैयद अहमद खान रिस्ट्रेन द मुस्लिम्स फ्रॉम ज्वाइनिंग कांग्रेस। इन्होंने मुसलमानों को रोक दिया था कि वो कांग्रेस ज्वाइन मत करें, और उन्होंने स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दी थी फॉर स्पेशल सीट्स ऑफ द मुस्लिम इन इंडियन नेशनल काउंसिल, कांग्रेस काउंसिल के अंदर। उसके अलावा इन्होंने मूवमेंट भी स्टार्ट की थी, जिसके अंदर इन्होंने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे उसके अंदर अवॉइड मोनोपोली फॉर द हिंदूज, इसके ऊपर भी इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद इनका एक पम्फलेट आया था जो द कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। जो 1857 की वॉर थी उसने बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट इशू जो थी वो बिटवीन अमंग मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिए थे। तो सर अहमद खान ने जब ये सब कुछ देखा तो उन्होंने ज़रूरत महसूस की कि एक पम्फलेट या एक कुछ लिखा जाए जिसके थ्रू ब्रिटिश को इस बात का एहसास, इस बात को मतलब उनके सामने रखा जाए कि उनको पता लगे कि जो मेन जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है बिटवीन ब्रिटिश और मुस्लिम्स जो हैं उसको रिजॉल्व किया जाए। तो इसके ऊपर उन्होंने इस वजह से उन्होंने पम्फलेट अपना इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था द कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। सैयद अहमद खान ने इस पम्फलेट में रियल कॉजेज बताई वॉर की। उन्होंने ये मतलब ब्रिटिश को बताया कि जितना मुसलमान को आप कसूरवार समझ रहे हैं उतना ही हिंदू हैं। हिंदुओं ने ही मुसलमानों को फोर्स करके इस वॉर के अंदर
लेकर आए थे। उसके बाद हम बात करते हैं टू नेशन थ्योरी के ऊपर। टू नेशन थ्योरी के आपको भी पता है कि जो अगर हम बानी कहें तो वो सर सैयद अहमद ख़ान ही हैं। ही वॉज नो डाउट इन द फेवर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, लेकिन जब इन्होंने उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी देखी थी तो इनको पता लग गया था कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो टू सेपरेट नेशंस हैं, दो सेपरेट नेशन हैं, दोनों की सेपरेट बिलीव्स हैं। तो इसलिए उन्होंने जो वर्ड नेशन जो था वो सबसे पहले 1867 में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, मतलब यूज़ किया था। इसलिए हम कहते हैं कि जो फाउंडर हैं टू नेशन थ्योरी के वो है सब कॉन्टिनेंट में सर सैयद अहमद ख़ान ऑन द बेसिस। और उसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान ने सेफ गार्ड फॉर द मुस्लिम इन द डिफरेंट फील्ड्स, कोटा सर्विसेज भी दी इन्होंने। कोटा सर्विस में कहते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे उसके अंदर इन्होंने कहा कि मुसलमानों को अलग सीट्स दी जाएं, गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं जितने भी उनके अंदर भी मुसलमानों को अलग सीट्स दी जाएं। उसके अलावा उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई 1867 में, तो उसके ऊपर भी इन्होंने बात की थी कि मुसलमान टू सेपरेट नेशन है, इसलिए दोनों की उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के ऊपर जो बात हुई दो सेपरेट नेशन है, और यहाँ से भी टू नेशन थ्योरी के ऊपर बात स्टार्ट हुई थी। उसके बाद हम आ जाते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज ऑफ मूवमेंट। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लोस्ट ग्लोरी। सर सैयद अहमद ख़ान ने इन सारी मूवमेंट के अंदर, पूरी मूवमेंट के अंदर जितने भी गाइडेंस दी मुसलमानों को, उनका एक ही मकसद था कि रीगेन देयर लॉस्ट ग्लोरी। जितने भी मुसलमानों ने अपनी मतलब शान व शौकत या अपनी पहचान खो दी है उसको दोबारा रीगेन किया जाए। सेकंड में रिसाला असबाब बगावत हिंद, वही इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि रीजंस बताई थी बिहाइंड दिस वॉर, तो वो उन्होंने ब्रिटिश के सामने खुल के रखी थी अपने इस पम्फलेट, अपने इस रिसाले के थ्रू। फिर उसके बाद गवर्नमेंट जॉब फॉर द मुस्लिम्स, उसके बारे में उन्होंने बात की थी। मुस्लिम कोटा के ऊपर बात की थी। ऑर्फन एजेस, उन्होंने ऑर्फन एजेस के बारे में, मतलब इन्होंने ही एस्टेब्लिश ऑर्फन एजेस ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रन ऑन दैट दे मे नॉट बिकम हिंदू और क्रिश्चियन। ये था कि जब भी मुसलमानों को कोई मतलब रहने की जगह नहीं मिलती थी तो हिंदू जो थे वो कोशिश करते कि तो बच्चों को अपने मतलब अपनी तरफ लेके आते थे, उनको इस्लाम से दूर करके अपने रिलीजियस में लेके जाते थे। तो जब ये इन्होंने देखा कि बच्चे जो ऑर्फन हो जाते हैं उनके पास कोई घर रहने की जगह नहीं थी, तो उन्होंने ऑर्फन एजेस बनाना शुरू कर दिया था जहाँ पे बच्चों को रिहाइश मिलती थी और उनको इस्लाम के करीब ही रखा जाता था, एज़ कम्पेयर टू इसके कि उनको हिंदू और क्रिश्चियनिटी की तरफ जाना पड़ता था। देख लेते हैं कि इस अलीगढ़ मूवमेंट के इफ़ेक्ट क्या हुए थे बाद में। इफ़ेक्ट्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, एजुकेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी को एजुकेशन हासिल करने लगे थे, एजुकेशन कॉमन हो गई थी। उर्दू लैंग्वेज को प्रमोशन मिल गई थी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो थी मुसलमानों की वो इन्हांस होने लगी थी, पॉजिटिव साइड की तरफ जाने लगी थी। पॉलिटिकली अवेयरनेस मुसलमानों में आ गई थी। टू नेशन थ्योरी को प्रमोशन मिल गई थी, मतलब उसको बर्थ मिला था, प्रमोशन मिली थी। वेस्टर्न नॉलेज आने लग गया था। मुस्लिम लीग जो थी वो एस्टेब्लिश हो गई थी। मुस्लिम लीडरशिप एवेल्युएशन होने लगी थी। ऑनरेबल स्टेटस जो था मुसलमानों का वो वापस उनको मिलने लग गया था, और मिसट्रस्ट जो था बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश वो रिमूव होने लग गया था। इफेक्ट्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट लिखने के बाद आपने कंक्लूजन पे आ जाना है। अगर क्वेश्चन में कोई और चीज़ पूछी हुई है उन्होंने तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, अगर नहीं पूछी तो आप कंक्लूजन पे आएंगे, वहाँ पे आप उनकी डेथ के बारे में लिखेंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे कि इनकी डेथ के बाद टू नेशन थ्योरी को किसने आगे बढ़ने के बाद आप अपने क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे और वहाँ पर आपका क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाएगा। लास्ट में मैं फिर भी आपसे ये कहूँगी कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखनी है, क्वेश्चन में मांगा क्या हुआ है वो देखने के बाद आपने अपने क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू दैट आपने नॉलेज जो आपके माइंड में होगा आपने उसको ब्रेकआउट करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो हमारी एपिसोड नंबर 6 जो है वो हमारी कल तक आ जाएगी। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।